गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। एल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज के दो नाम के दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था और इस एक्सपेरिमेंट ने ये बात प्रूव कर दी थी कि डीएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है। एंड दिस एक्सपेरिमेंट इज़ आल्सो नोन एज ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट and blender experiment. This experiment is very important. तो इन दोनों साइंटिस्ट ने, एल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज ने क्या लिया भाई, इन्होंने एक वायरस लिया, बैक्टीरियोफेज जिसको नाम देते हैं हम। बैक्टीरियोफेज वो वायरस होता है जो किसके ऊपर अटैक करता है, बैक्टीरिया के ऊपर, और उसको क्या कर देता है, किल कर देता है। सो दे वर्क विद द वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, जिनको हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज कहते हैं। क्या प्रूव करने के लिए कि डीएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ये जो वायरस होता है जिसको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं, ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया पे अटैक करता है और बैक्टीरिया पे अटैक करके उसके अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल क्या कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है। और बैक्टीरियल सेल क्या करती है, फिर इसके जेनेटिक मटेरियल को, बैक्टीरियल सेल वायरस के जेनेटिक मटेरियल को क्या करती है, अपना जेनेटिक मटेरियल क्या कर लेती है, मान लेती है। द बैक्टीरियल सेल ट्रीट द वायरल जेनेटिक मटेरियल एज इफ इट इज़ ऑन एंड सब्सिक्वेंटली मैन्युफैक्चर मोर वायरस पार्टिकल। यह कहने का मतलब ये है कि वायरस जो होता है उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, वो जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल पे क्या कर लेता है, अपना कंट्रोल कर लेता है और उसको क्या करता है, वायरस पार्टिकल बनाने के लिए क्या करता है, कंट्रोल करता है या उसको रेगुलेट करता है। ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने इस तरह से क्या किया, प्रोसीड किया। तो अगर इस एक्सपेरिमेंट के प्रोसीजर की हम बात करें तो इन्होंने क्या किया, जो वायरस इन्होंने लिए थे उन वायरसेस को इन्होंने क्या किया, ग्रो किया एक कल्चर मीडियम के अंदर, और उस मीडियम में क्या था, रेडियो एक्टिव फास्फोरस, और दूसरे मीडियम में क्या था, रेडियो एक्टिव सल्फर। तो इन्होंने क्या किया, एल्फ्रेड हर्शे एंड चेज ने, इन्होंने उन वायरसेस को उन मीडियम्स में ग्रो किया जिसके अंदर, एक के अंदर तो क्या था भाई, रेडियो एक्टिव फास्फोरस, और दूसरे के अंदर क्या था, रेडियो एक्टिव सल्फर। फास्फोरस होता है वो किसका कंपोनेंट होता है, डीएनए का। सल्फर कंपोनेंट होता है किसका भाई, प्रोटीन का। ठीक है। तो इन्होंने जब इन मीडियम्स में इनको ग्रो किया तो वायरसेस ग्रोन इन प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस कंटेन रेडियो एक्टिव डीएनए। तो जो वायरस फॉस्फोरस मीडियम के अंदर ग्रो किए गए थे, कल्चर किए गए थे, उनका डीएनए क्या हो गया, रेडियो एक्टिव हो गया। क्यों? क्योंकि डीएनए के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। जो वायरस किसके अंदर ग्रो किए हुए थे भी, रेडियो एक्टिव सल्फर के अंदर, उन वायरसेस के अंदर क्या आ गया, जो प्रोटीन था वो क्या हो गया, रेडियो एक्टिव हो गया। क्योंकि सल्फर जो होती है वो किसके अंदर प्रेजेंट होती है, प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट होती थी। तो इन्होंने ऐसा किया पहले। ठीक है। मेरे कहने का मतलब है कि जिन वायरसेस को रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में इन्होंने ग्रो किया, उनका डीएनए क्या हो गया, रेडियो एक्टिवली लेबल्ड हो गया। जिन वायरसेस को इन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर मीडियम में ग्रो किया, उन वायरसेस का प्रोटीन कोड जो होता है वो क्या हो गया, रेडियो एक्टिवली लेबल्ड हो गया। ठीक है। तो देखिए, अगर हम इस डायग्राम पे चले, ये जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ये इस पूरे एक्सपेरिमेंट का क्या है, क्रस है, निचोड़ होता है। ये आपके पास क्या है भाई, ये वायरस है, दीज आर दी वायरस। तो सबसे पहले मैं आपको वायरस के बारे में बताता हूँ। ये जो पार्ट होता है ये वायरस की प्रोटीन कोट होती है। क्या होती है ये, प्रोटीन कोट। नेक, कॉलर और ये टेल रीजन होता है। तो ये जो प्रोटीन कोट है और इसके अंदर इसका क्या प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल। तो इन्होंने एक वायरस को किसके अंदर ग्रो किया था भाई, सल्फर मीडियम के अंदर, रेडियो एक्टिव सल्फर। वो सल्फर क्या था यहाँ पे, S35। क्या था, S35। और यहाँ पे जो फॉस्फोरस है वो क्या है, P32। यहाँ पे क्या है, सल्फर 35। तो सल्फर में जब इन्होंने इनको कल्चर किया
तो इसकी जो प्रोटीन कोट है, बाहर की जो प्रोटीन कोट है वो किससे लेबल्ड हो गई भाई? सल्फर से। ये जो रेड कलर क्या रिप्रेजेंट करता है कि इस वायरस की जो प्रोटीन कोट है वो किससे लेबल्ड हो गई है? सल्फर से। यहाँ पे इसको किस मीडियम में ग्रो किया? फॉस्फोरस में। तो इसका जो डीएनए है वो किससे लेबल्ड हो गया? रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। तो ये जो अंदर जो ग्रीन कलर का डीएनए दिख रहा है, इसका मतलब ये डीएनए क्या है? रेडियो एक्टिवली लेबल्ड है। किससे? फॉस्फोरस। इसके डीएनए में फॉस्फोरस आ गया, इसकी प्रोटीन कोट में क्या आ गया भाई? सल्फर आ गया। ठीक है, ऐसा इन्होंने किया। फिर इन्होंने अपना प्रोसीजर शुरू किया। इन्होंने सेपरेटली इन वायरसेस को अटैक करने के लिए छोड़ दिया। किसके ऊपर? किसके ऊपर अटैक करने के लिए छोड़ दिया भाई? इकोलाई। ये बैक्टीरियल सेल है। ठीक है, ये वायरसेस जिनका प्रोटीन कोड लेबल्ड है अटैक कर रहे हैं किसके ऊपर? बैक्टीरियल सेल के ऊपर। ये वायरसेस जिनका डीएनए रेडियो एक्टिव लेबल्ड है किसके ऊपर अटैक कर रहे हैं? इकोलाई के ऊपर। ठीक है, इन्होंने अटैक कर दिया। अटैक करते ही क्या करता है? इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो किसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है? बैक्टीरियल सेल के अंदर। आ गया इसका जेनेटिक मटेरियल, ब्लैक किस कलर से दिख रहा है? इसका जेनेटिक मटेरियल भी क्या हो गया? अंदर आ गया, ग्रीनिश कलर दिख रहा है। तो ये जो स्टेप होता है ये कहलाता है इन्फेक्शन स्टेज, इन्फेक्शन स्टेप। इन्फेक्शन स्टेप में क्या होता है एक्चुअल में? वायरसेस को हम क्या करते हैं? इकोलाई के ऊपर अटैक करने के लिए क्या कर देते हैं? इनको छोड़ देते हैं। ठीक है, और जैसे ही हम इनको छोड़ते हैं ये वायरसेस अपना जेनेटिक मटेरियल इकोलाई के अंदर क्या कर देती है? ट्रांसफ़र कर देती है। आ गया भाई, ये देखिए आ गया। अब इकोलाई क्या करती है? इसको अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रीट कर लेती है, या ये जो डीएनए है वायरसेस का ये इस इकोलाई की मशीनरी के ऊपर अपना कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, इतना सब होने के बाद में इन्होंने दूसरा स्टेप परफॉर्म किया जिसको हम कहते हैं ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का मतलब क्या हुआ था कि जहाँ पे ये रिएक्शन हो रही थी, जहाँ पे ये प्रोसीजर चल रहा था, उस मिक्सचर को इन्होंने क्या कर दिया? सेक कर दिया, हिला दिया। सेकिंग बोलते हैं ब्लेंडिंग को, मतलब हिला दिया। तो ये जो प्रोटीन कोट थी, खाली प्रोटीन कोट थी, ये क्या होगी? बैक्टीरियल सेल के सरफेस से क्या होगी? अलग हो गई, सेपरेट हो गई। तो यही उद्देश्य था, यही मेन इसका एम था इस स्टेप को परफॉर्म करने का, कि हमें इन खाली प्रोटीन्स को बैक्टीरियल सरफेस से क्या करना है? हटाना है। हट गई भी वायरस की जो खाली प्रोटीन कोट है वो क्या होगी? बैक्टीरियल सरफेस से क्या होगी? हट गई। तो इस स्टेप को हम क्या कहते हैं? ब्लेंडिंग कहते हैं। थर्ड स्टेप फिर इन्होंने क्या किया भाई? सेंट्रीफ्यूगेशन किया। क्या किया? सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है? जब हम इस पूरे मीडियम को सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो ये जो प्रोटीन कोट होती हैं ये तो ऊपर रह जाती हैं सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में, और बैक्टीरियल सेल जो थी वो कहाँ रह गई? नीचे रह गई। ये जो प्रोटीन कोट है ये कहाँ रह जाएंगी? ऊपर, और ये कहाँ चली जाएंगी? नीचे। तो ये स्टेप कहलाता है सेंट्रीफ्यूगेशन। इन्फेक्शन स्टेप में अलाउ किया, ब्लेंडिंग स्टेप में इस मिक्सचर को सेक किया, प्रोटीन कोट हट गई। थर्ड स्टेप में क्या कर दिया? सेंट्रीफ्यूज कर दिया। सेंट्रीफ्यूज होते प्रोटीन कोट ऊपर रह गई और बैक्टीरियल सेल कहाँ जमा हो गई? नीचे हो गई। अब हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को, रेडियो एक्टिविटी को हम क्या कर रहे हैं? चेक कर रहे हैं। इसके अंदर देखिए, इसके अंदर क्या हुआ? जब हमने रेडियो एक्टिविटी चेक की तो बैक्टीरियल सेल के अंदर रेडियो एक्टिव सल्फर क्या था? अब्सेंट था। इन सेल्स के अंदर रेडियो एक्टिविटी क्या थी? अब्सेंट थी। सिर्फ रेडियो एक्टिविटी कहाँ प्रेजेंट थी? प्रोटीन कोट्स में। किसमें प्रेजेंट थी? प्रोटीन कोट में। तो जब हमने इसकी प्रोटीन कोट को क्या किया? वह रेडियो एक्टिवली लेबल्ड किया, तो वो रेडियो एक्टिविटी बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफ़र नहीं हुई। जो करैक्टर हमने इसको दिया था, क्या करैक्टर? रेडियो एक्टिविटी का। किसको? इसकी प्रोटीन कोट को। तो इसकी प्रोटीन ने वो रेडियो एक्टिविटी इस सेल के अंदर ट्रांसफ़र नहीं की। इस सेल के अंदर सल्फर नहीं मिला, तो इसका मतलब जो प्रोटीन है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या नोटिस की गई भाई? रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस इनके अंदर क्या किया गया?
नोटिस किया गया, ऑब्जर्व किया गया, डिटेक्ट किया गया। तो इसका मतलब रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, रेडियो एक्टिविटी किसके अंदर प्रेजेंट थी? फॉस्फोरस के अंदर, और वो किसके अंदर ट्रांसफ़र हो गई? बैक्टीरियल सेल के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब जो डीएनए था, डीएनए में क्या थी? रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था। वो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस किसको ट्रांसफ़र हो गया भाई? बैक्टीरियल सेल को। इसका मतलब डीएनए ने जो कैरेक्टरिस्टिक हमने इसको दी थी वो किसको ट्रांसफ़र कर दी? बैक्टीरियल सेल को। तो डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल। डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन इज नॉट जेनेटिक मटेरियल। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये बात क्या हो जाती है? प्रूव हो जाती है कि डीएनए क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, तो अगर ये 3 स्टेप्स आप याद रखते हैं, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन, और अगर ये डायग्राम आप याद रखते हैं तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट आप इजीली क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन कर सकते हैं। दोबारा से बता देता हूँ। पहले स्टेप में इन्होंने क्या किया भाई? इनको अलाउ किया अटैक करने के लिए, डीएनए अंदर आ गया। दूसरे स्टेप में ब्लेंडिंग की, प्रोटीन कोट क्या हो गई? सेपरेट हो गई। तीसरे स्टेप में सेंट्रीफ्यूगेशन कर दिया, सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो ऊपर क्या आ जाएंगी? प्रोटीन कोट, नीचे क्या चली जाएंगी भाई? बैक्टीरियल सेल। अब इन्होंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को क्या किया? नोटिस किया। तो इसके अंदर तो रेडियो एक्टिविटी सेल के अंदर प्रेजेंट थी, इसके अंदर प्रेजेंट नहीं थी। तो इसका मतलब जो डीएनए है वो क्या है भाई? जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो ये तीसरा एक्सपेरिमेंट इस बात को प्रूव करता है। पहला एक्सपेरिमेंट जो ग्रिफिथ था उसमें क्लियर कट आइडिया नहीं मिला। दूसरा एक्सपेरिमेंट बायोकेमिकल करेक्टराइजेशन का था, जिसमें हमें ये प्रूफ मिला कि डीएनए क्या है भाई? वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है। और तीसरे एक्सपेरिमेंट में हर्शे एंड चेज का जो एक्सपेरिमेंट है वो ये क्या करता है? इस बात को प्रूव करता है कि डीएनए क्या है भाई? जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, इज दैट क्लियर? अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये तो कंक्लूजन हो गया कि डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज द प्रॉपर्टी, व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। हम डीएनए वर्सेस आरएनए हम चलते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई डीएनए इज ए प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल। डीएनए को हम प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल क्यों कहते हैं? मोस्टली ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, आरएनए भी होता है लेकिन कम में होता है। और आरएनए होता है वो बहुत सारे फंक्शंस करता है। जेनेटिक मटेरियल तो है ही, मैसेंजर का काम भी करता है, अडेप्टर मॉलिक्यूल का काम भी करता है, एंजाइम का भी काम करता है। तो ऐसा ये कैसे कर सकता है? क्या है इसके अंदर? ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इसका रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो ये हमारे पास क्या है? डीऑक्सीराइबोज शुगर है, सॉरी ये राइबोज शुगर है। ये कौन सी है? डीऑक्सीराइबोज। तो आरएनए के अंदर जो ये सेकंड कार्बन पोजीशन होती है, इसके ऊपर जो ये OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप है, ये ग्रुप बड़ा ही हाईली रिएक्टिव होता है। और इस ग्रुप की वजह से जो आरएनए होता है वो क्या होता है? लेबाइल होता है और डीजेनरेटिव होता है, डिग्रेडेबल होता है। तो देखिए इसका जो कारण है, पीछे जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा कि वाई आरएनए इज हाईली रिएक्टिव, और ये दूसरे मॉलिक्यूल, ये अडेप्टर मॉलिक्यूल्स, एंजाइम्स और मैसेंजर के रूप में क्या करता है? काम करता है। तो इसका कारण क्या है? पहला रीज़न ये है कि देर इज़ ए डिफरेंस इन द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ 2 न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल। आरएनए और डीएनए के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है? 2 OH ग्रुप प्रेजेंट इन एवरी न्यूक्लियोटाइड इन आरएनए। आरएनए के अंदर ये राइबोज शुगर है, इसका जो सेकंड कार्बन है यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? OH ग्रुप। इस OH ग्रुप की वजह से आरएनए क्या होता है? लेबाइल होता है, आसानी से क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, एंड ईजिली डिग्रेडेबल, और ये डिग्रेड कर सकता है। ठीक है, तो यही कारण है कि जो आरएनए है वो बहुत कम ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है? एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है। और दूसरा, ये एज ए एंजाइम काम कर सकता है, एज ए अडेप्टर मॉलिक्यूल काम कर सकता है, और एज ए मैसेंजर मॉलिक्यूल क्या कर सकता है? काम कर सकता है। तो ये 2 OH ग्रुप, यहाँ पे जो OH ग्रुप है, इस ग्रुप की वजह से आरएनए क्या होता है? हाईली रिएक्टिव होता है। दूसरी जो डीएनए होता है दैट इज केमिकली लेस रिएक्टिव।
केमिकली डीएनए क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है एंड स्ट्रक्चरली इट इज़ मोर स्टेबल व्हेन कंपेयर टू आरएनए। डीएनए के अंदर क्या होता है, जो डीएनए की रिएक्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है और स्ट्रक्चरली ये बहुत स्टेबल होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो थायमिन प्रेजेंट होता है किसकी जगह, यूरासिल की जगह, वो भी डीएनए को क्या देता है, एडिशनल स्टेबिलिटी देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों न्यूक्लिक एसिड में डीएनए क्या होता है, बेटर जेनेटिक मटेरियल होता है। उसके बाद हमारे पास एक स्टेटमेंट है कि हम किसी भी सब्सटेंस को जेनेटिक मटेरियल क्यों नहीं कह सकते। जैसे हम प्रोटीन को जेनेटिक मटेरियल क्यों नहीं कह सकते, हम कार्बोहाइड्रेट को क्यों नहीं कह सकते, लिपिड को क्यों नहीं कह सकते, ठीक है। तो किसी सब्सटेंस को, किसी बायोमोलिक्यूल को जेनेटिक मटेरियल कहने के लिए हमारे पास क्या क्या उसकी खास बात होनी चाहिए, कौन कौन से क्राइटेरिया वो फुलफिल करना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास आता है पहली प्रॉपर्टी कि इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका। अगर वो जेनेटिक मटेरियल उसको कहलवाना है तो वो अपनी डुप्लीकेट कॉपी तैयार करने में क्या होना चाहिए, एबल होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए। और जो डीएनए कर सकता है, डीएनए क्या करता है, अपनी डुप्लीकेट कॉपी बना सकता है, रेप्लिकेट कर सकता है। दूसरा, इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। तो डीएनए क्या है भाई, केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल है, ऐसा नहीं कि बहुत आसानी से वो क्या हो जाए, डिग्रेड हो जाए। थर्ड इज इट शुड अंडरगो स्लो चेंज। इसके अंदर क्या हो सकती है, क्या होनी चाहिए भाई, म्यूटेशन। ऐसा नहीं कि वो स्टेबल होना चाहिए, नहीं, उसके अंदर स्लोली क्या होना चाहिए, चेंज होता रहना चाहिए, म्यूटेशन आती रहनी चाहिए, जिससे क्या होता रहता है, इवोल्यूशन होता है। तो ये तीसरी क्राइटेरिया हो गया। एंड द फोर्थ वन इज इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर। अगर ये चार क्राइटेरिया कोई भी बायोमोलिक्यूल फुलफिल करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल। और ये कौन करता है, डीएनए। अपनी रेप्लिकेशन कर सकता है, अपनी डुप्लीकेट कॉपी बना सकता है, केमिकली स्ट्रक्चरली क्या होता है, स्टेबल होता है, एंड इट अंडरगोज म्यूटेशन, पीछे हमने पढ़ा, एंड इट एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर। इसलिए हम डीएनए को क्या कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, वायरसेस हैविंग आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल म्यूटेट फास्टर। जिन वायरसेस के अंदर आरएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, उनके अंदर म्यूटेशन क्या होती है, बहुत फास्ट होती है। इसका क्या कारण है, पीछे हमने बताया कि जो आरएनए होता है वो बहुत ही इजीली अल्टर्ड हो जाता है और डिग्रेडेबल होता है, ठीक है। म्यूटेशंस क्या होती हैं, फास्ट होती है। देखिए, आरएनए एंड डीएनए दोनों में ही क्या होती है, म्यूटेशन होती है। लेकिन जो आरएनए होता है वो डीएनए के कंपैरिजन में क्या होता है, अनस्टेबल होता है। इसमें म्यूटेशन क्या होती है, फास्ट रेट पे होती है। म्यूटेशन तो दोनों में होती है, आरएनए और डीएनए में, लेकिन आरएनए में म्यूटेशन क्या होती है, फास्ट होती है। क्यों, क्योंकि आरएनए क्या होता है, अनस्टेबल होता है, ठीक है। अनस्टेबल क्यों होता है, क्योंकि मैंने पीछे बताया इसकी जो सेकंड कार्बन पोजीशन है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, OH ग्रुप होता है, जो इसको हाईली रिएक्टिव बनाता है। सो जिन वायरसेस के अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है और जिनकी लाइफ स्पैन क्या होती है, छोटी होती है, उनमें म्यूटेशन बहुत फास्ट होता है और इसी वजह से उनका इवोल्यूशन भी क्या होता है, फास्ट होता है। और आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन नई वायरल स्ट्रेन्स अपीयर होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है भाई, उनमें डिजीज़ होती है जो आपके सामने आप फेस कर रहे हैं, कोरोना वायरस है। तो इन वायरसेस के अंदर पीछे सार्स आया था, बहुत सारे वायरसेस है, ये हर कुछ समय के बाद क्या हो जाते हैं, इनकी जो स्ट्रेन होती है इनमें म्यूटेशन आती है। म्यूटेशन इसलिए आती है क्योंकि इनके अंदर आरएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। तो म्यूटेशंस की वजह से ये क्या करते हैं, डिजीज़ कोज करते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जिन वायरसेस के अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है उनमें म्यूटेशन क्या होती है, फास्ट होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर एविडेंसेस विच सजेस्ट दैट फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल इवोल्व्ड वाज आरएनए। अगर हम इवोल्यूशन की बात करें तो हम ये क्वेश्चन पुट करते हैं कि पहले आरएनए आया या डीएनए आया।
ठीक है, पहले इवोल्यूशन किसका हुआ, आरएनए या डीएनए का? तो हमारा आंसर है वो है पहले जो इवोल्यूशन हुआ था वो किसका हुआ था, आरएनए का। तो इसके लिए हमारे पास क्या सबूत है, क्या एविडेंसेस है? पहला एविडेंस है कि जो लाइफ प्रोसेस, इसेंशियल लाइफ प्रोसेस जैसे कि मेटाबॉलिज्म है, ट्रांसलेशन है, प्रोटीन का बनना, स्प्लाइसिंग है, ये आगे पढ़ेंगे हम। मेटाबॉलिज्म का मतलब सारी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमारे बॉडी में हो रही है वो सारी किसके इर्द गिर्द घूमती है, एंजाइम्स की। और एंजाइम्स कौन बनाता है, एंजाइम्स जीन बनाते हैं, और जीन ट्रांसक्राइब होके क्या बनाते हैं, एमआरएनए, और एमआरएनए से क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। तो कहने का मतलब सारे इसेंशियल लाइफ प्रोसेस है वो किसके इर्द गिर्द घूमते हैं, आरएनए के। और दूसरा है आरएनए किसके रूप में काम करता है, जेनेटिक मटेरियल के, एज वेल एज कैटलिस्ट एंजाइम के रूप में भी काम करता है। तो ये दो एविडेंसेस ये बताते हैं कि आरएनए का इवोल्यूशन क्या हुआ था भाई, पहले हुआ था। अब एक फैक्ट है ये आपको याद रखना है कि डीएनए इवोल्व फ्रॉम आरएनए। आरएनए का, आरएनए से इवोल्यूशन हुआ किसका, डीएनए का। और ये कैसे भाई, केमिकल मॉडिफिकेशन। आपको पता है जो राइबोज शुगर है वो क्या बन जाती है, डीऑक्सी राइबोज। तो पहले आरएनए आया, आरएनए में क्या है, मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन से क्या बना भाई, डीएनए। और डीएनए आपको पता है डबल स्ट्रैंडेड है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स हैं इसमें। और इसके अंदर अगर कोई चेंज आता है तो कोई पहले तो ये जो चेंज आता है उसको रजिस्ट करता है, होने नहीं देता। अगर हो भी गया तो इसके पास क्या है, अपना रिपेयरिंग का प्रोसेस होता है, उसकी वजह से इसके अंदर म्यूटेशन क्या होती है, कम होती है। ठीक है, आफ्टर दैट